जय हिंद साथियों, हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन क्या है, दिया है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका यदि हम लोग चित्र बनाते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग इसका चित्र समझते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो दिया है 10 मीटर ऊंचे भवन दिया है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 मीटर का ऊंचाई का भवन बना लेते हैं। सपोज करो कि यह हमारा क्या है, मकान है, ठीक है। यह क्या है, हमारा भवन है। यह मेरा भवन है जो कितने मीटर का ऊंचा है, 10। यहाँ भी आपका यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर। इधर भी 10 मीटर, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, शिखर से। तो किसके शिखर से, भवन के शिखर से। तो भवन का शिखर कौन सा होता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला शिखर होता है, नीचे वाला पाद बिंदु होता है। तो भवन के शिखर से, तो शिखर इधर भी बनता है, शिखर इधर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो यदि केबल टावर जो टावर है इधर बनाते हैं, ठीक है। यह टावर कहां पर है, नीचे से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक के बीच की दूरी 10 मीटर दे दिया है, तो घरवा के ऊपर हमारा क्या है, टावर लगा है, ठीक है। तो यहां से भवन के शिखर से देखने पर कितने अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बन रहा है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, समझ लीजिएगा। दिया है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण का बात किया है। तो उन्नयन कोण यह हमारा बन गया, ठीक है। यह हमारा 60 अंश हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद बिंदु से, ठीक है। अनुमान कोण 45 अंश है। तो किसके पाद बिंदु से, टावर के पाद बिंदु से, ठीक है। अनुमान कोण कितना है आपका, 45, ठीक है। तो अनुमान कोण कहां बनता है, देखिए ऊपर। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश। चित्र बन गया। अब लगा लोगे। दिया क्या है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। यह 10 मीटर, ठीक है। यदि यह दूरी पता चल जाता है तो हम लोग पूरी टावर की ऊंचाई जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और मान लेते हैं यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई नाम दे देते हैं, सही है। अब लिखते हैं, चित्र हो गया, त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है। यदि यह त्रिभुज लेके चलते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यह ज्ञात कर लेते हैं, ये भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। यह 45 है, तो ये भी आपका 45 होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण से, ठीक है, 45 अंश, ठीक है ना। तो यह भी दूरिया हमारा कितना है, 10 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब चलेंगे तो 10 45 अंश इक्वल में लंब बटा आधार। तो लंब कितना, 10, आधार कितना, ए बी, ठीक है। और 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 इक्वल में 10 बाई में ए बी। तो ए बी बराबर में 10 मीटर, यानी कि ए बी का जो मान है, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी का जो मान है कितना निकला है, 10। तो ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए बी बराबर डीसी बराबर 10 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। अब हमें डीसी पता हो गया, यानी कि यह दूरी पता हो गया, तो यह दूरी ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज, अब देखो, त्रिभुज सी ई डी में 10 60 अंश इक्वल में लंब बटा, तो लंब कितना है, सी ई है,
लंब बटा आधार, आधार कितना है आपका DC, ठीक है। तो 10/7 का मान अंडर रूट में 3 CE बाटे में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो C इक्वल में कितना हो जाएगा 10 रूट में 3 मीटर। इतना हो गया, समझ में आया है। अब हमें पूरी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि टावर की ऊंचाई, टावर का नाम दिया है ना, हाँ। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है BE है, तो BE को क्या लिख सकते हैं BC प्लस के CE लिख सकते हो ना। तो BC का मान कितना, BC का मान कितना 10, ठीक है, प्लस CE का मान कितना 10 रूट में 3, ठीक है। इसमें से 10 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस में रूट में 3 बचेगा। और क्या करते हैं हम लोग, रूट में 3 का मान दिया है रखने के लिए, हाँ दिया है तो रख देते हैं। तो 1 प्लस 1.732 रखते हैं तो हो जाएगा आपका 10 गुणते 2.732, जब पूरा कराएंगे तो 27.32 मीटर हो जाएगा। आपका आंसर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, छठवां का है 27.32 सही मीटर है। सही समझ में आया है। टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, एक बार और समझाते हैं। यह हमारा मकान हो गया, मकान के शिखर से, मकान के शिखर से देख रहे हैं किसी केबल टावर को, तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। सेम उसी कंडीशन पे हमारा 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बिंदु से अनुमान कोण, यह अनुमान कोण 45 अंश का बन रहा है टावर के बाद बिंदु पे। समझ आ गया चित्र, यदि चित्र समझ लिए तो लगाते रहो, आपका आंसर कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा। यदि चित्र समझ जाते हो और त्रिभुज बनाना जान जाते हो, कौन सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को लेकर चले हैं, इस त्रिभुज को लेकर चले हैं, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, तभी भी आपका काम चल जाता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम इस त्रिभुज को नहीं लेकर चले हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा उल्टा लगता है कि इस त्रिभुज को लेकर चलते तो, ठीक है ना। यहाँ पर भी 45 लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा यह चलता है कि हम इसका मान निकालते हैं और इसका मान निकालते हैं, तो आप लोग देखते तो चित्र उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। जब उल्टा चित्र दिखाई देगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1045 था तो इसको भी 1045 कर दिए हैं, एकांतर कोण से मानवीय अंतर नहीं होगा। तो इसकी इंसान ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है ब्रज गुणनखंड विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें x y z का मान ज्ञात करना है। इसको बता देते हैं, विलोपन विधि रहता तो नहीं बताते, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ब्रज गुणनखंड विधि। समझ में आया है। दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को ब्रज गुणनखंड विधि को से हल कीजिए। दिया है 2x प्लस y इक्वल में 5 और 3x प्लस 2y इक्वल में 8 दिया है। तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y, इस 5 को इधर लाते हैं तो -5 इक्वल में 0। इस समीकरण को मान लेते हैं 1, इस समीकरण को हल करते हैं तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल में 0, समीकरण 2, ठीक है। यानी कि समीकरण क्या है आपका, एक 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल में 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल में 0। इसकी तुलना हम लोग क्या करते हैं, इसके व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक इक्वेशन होता है आपका a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल में 0। व्यापक समीकरण से हम लोग तुलना कर देते हैं, तो a1 बराबर में कितना
दो, बराबर 2, B1 बराबर में कितना 1 हो जाएगा, और C1 बराबर में कितना -5, C1 बराबर में -5 है। A2 बराबर में कितना 3, B2 बराबर में कितना 2, और C2 बराबर में कितना -8। इतना आप कर सकते हो ना। अब हमें ब्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि क्या होता है, x ऊपर लिखेंगे, ठीक है, y ऊपर लिखेंगे, और आपका अचर पद 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। याद करने का टेक्निक बताते हैं। यक्स है ना, यहाँ पर यक्स है, तो यक्स वाले गुणांक को नहीं लिखेंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब समझिएगा, यक्स है तो यक्स वाले गुणांक को नहीं लिखेंगे। यानी कि यह 2, यानी कि यक्स का गुणांक कितना है 2 है, यानी कि A1 है, ठीक है, और A2 है, इसको नहीं लिखेंगे। दोनों समीकरण को तुलना करेंगे। यक्स के नीचे A को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, A को छोड़कर 2, A के बाद से क्या आएगा B आएगा ना, तो हो जाएगा आपका B1 B2, ठीक है। उसके बाद से C1 C2 इतना हो जाएगा। दिखाकर हम क्या किए हैं, A को नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। यानी कि यक्स के नीचे यक्स का गुणांक क्या है आपका, यहाँ पे बताओगे यक्स के गुणांक क्या है, ये है ना A1, और यहाँ पर भी यक्स का गुणांक A2, ठीक है ना। तो हम क्या बोले हैं, एक यानी कि यक्स के गुणांक को नहीं लिखेंगे। जिसको लिखेंगे यक्स है तो यक्स के गुणांक को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर y है तो y के गुणांक को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है C1 और C2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और C2, ठीक है। उसके C1 और C2 के बाद से क्या आएगा आपका A1 A2। A के बाद से B है, B के बाद से C है, तो यहाँ पर B, उसके बाद से C, फिर से हम C को लिख लिए हैं। C के बाद से आपका D आता है, लेकिन D पद नहीं है इसमें, तो पुनः हम A पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपका C का गुणांक है, यानी कि अचर पद का, तो अचर पद को नहीं लिखेंगे। तो यानी कि लास्ट वाला जो है यहाँ पर लिख देते हैं A2, ठीक है, और उसके बाद से B1 B2, ऐसे हो गया। त्रियक गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, लेकिन माइनस लगाकर। इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस लगाकर। इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस लगाकर, ठीक है दिवाकर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स अपान में B1 C2, ठीक है, B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, माइनस लगाकर। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, ध्यान रहे यह नहीं कि पहले यह गुणा करा के तब माइनस लगा के या लिखे ना, पहले यहाँ से गुणा कराएंगे हर एक स्थिति में, ठीक है। ऐसे गुणा कराएंगे, अब इसका गुणा करके यानी माइनस लगाकर इसका गुणा कर देंगे। तो त्रिज्या गुणा कर दिए, इक्वल का चिन्ह लगा दिए, y ऊपर लिख दिए। अब हम लोग C1 A2, ठीक है, गुणा करा दिए और माइनस लगा के C2 A1 इक्वल में 1 अपान में इसका गुणा कर देंगे A1 B2 माइनस A2 A1 मान रखते हैं, ठीक है। तो यक्स बट्टे में कितना हो जाएगा, देखिए B1 का मान कितना 1, C2 का मान कितना -8, माइनस B2 का मान कितना 2, C1 का मान कितना -5, ठीक है, इक्वल में y C1 का मान कितना -5, ठीक है। A2 का मान कितना A2 का मान 3 माइनस C2 का मान कितना -8, ठीक है, -8 गुणे A1 का मान कितना 2, ठीक है, इक्वल का चिन्ह 1 हो गया। A1 का मान 2 और A1 का मान 2 हो गया, और B2 का मान कितना 2,
माइनस A2 का मान कितना, एक, A2 का मान कितना 3, 3 और B1 का मान कितना 1। 1। ऐसे कर सकते हो ना, बस मान रखना था। बहुत आसान विधि होता है, समझ जाओगे तो। विलोपन और प्रतिस्थापन से सबसे आसान आपका वृत्त गुणनखंड विधि होता है, और 4 नंबर देकर जाता है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। यस अपान में हो जाएगा -8, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, ठीक है, इक्वल में y में हो जाएगा आपका माइनस कितना 15, और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16, इक्वल में 1 2 दूना 4 -3, यक्स अपान में 2, ठीक है, y अपान में 1, और 1 अपान में 1 अपान में 1। और सबका तुलना हम लोग अचर पद के साथ कर लेंगे, सबका तुलना हम लोग अचर पद के साथ कर लेंगे, यानी कि x/2 इक्वल में 1, ठीक है, y में 1 इक्वल में 1, तो x बराबर में 2 हो जाएगा, ठीक है, और y बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरा करा दिए दिया पर समझ में आया है। अब देखो x और y का मान क्या हमारा 2 और 1 आया है, क्या 2 और 1 आया है। लगाने का तरीका सही देगा तो इनको सही आएगा। यह बताओ आपको समझ में आया है। 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से सबसे आसान क्वेश्चन है यह वृत्त गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। और जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मध्यिका का क्वेश्चन है, ठीक है, मध्यिका का क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे। और दिया है 5 सेमी, 6 सेमी और 6.5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें 2/3 गुनी त्रिभुज की रचना करना है। निखिल इधर देखो, 2/3 गुनी की रचना करना है। एक त्रिभुज में 2/3 गुनी की रचना करना है, तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसको रब करते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके आगे चलते हैं। टिक टिक मत करो। अब इसके आगे चलते हैं। दिवाकर समझ में आया है? क्या दिखा रहे हो? छठवां क्वेश्चन, छठवां सेट में आपका अगला क्वेश्चन क्या है। छठवां सेट में दिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निखिल ध्यान से देखना। दूसरा मार्कर उठाओ। दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन दोगे 2 से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, इसके दोनों सिरों पे देखिएगा, एक लंब वृत्तीय बेलन ठोस के आधार, ठीक है, यह हमारा क्या है, बेलन हो गया, ठीक है, यह मेरा बेलन हो गया। एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शीर्ष, ठीक है, ठोस के आधार यह, और शिखर दोनों अर्धगोला है, ठीक है, आधार और शिखर दोनों अर्धगोला है, यानी कि इसके ऊपर जो है आपके यह अर्धगोला यहाँ पे बना और अर्धगोला यहाँ पे बना। बताओगे यह समझ में आ रहा है? इसके आधार पर भी अर्धगोला है और शिखर पर भी अर्धगोला है। सही है चित्र? दिवाकर यह बेलन हो गया, बेलन के आधार पर भी अर्धगोला और ऊपर भी शिखर पर भी अर्धगोला है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बेलन का भाग जो है, बेलन का भाग का व्यास, यानी कि व्यास दिया है
दिया है बेलन का व्यास d इक्वल में 14 सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर में, ठीक है। और मान लेते हैं r निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। r हमारा 7 सेंटीमीटर पता हो गया। बेलन के लिए भी और गोले के लिए भी आपका r का मान एक ही होगा। कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो कुल ऊंचाई का मतलब कहां से, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कि माथे तक। कुल ऊंचाई कितना दिया है 30। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि यह बताओ आपका क्या है, जो आपका क्या है, और यह आपका क्या है, यह क्या है, यहां से ऊपर त्रिज्या, ठीक है। ये भी आपका त्रिज्या है और ये भी आपका त्रिज्या है, ठीक है। नीचे जो है लंब डाले ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है, और ये भी त्रिज्या होगा। और हम यदि त्रिज्या ऊपर से इतना त्रिज्या मान लेते हैं, कितना है आपका 7 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है 7 है, ठीक है। यह त्रिज्या घटा देते हैं तो बताइए कौन सा ऊंचाई बचेगा, बेलन का। हाई त्रिज्या का ऊंचाई घटा देते हैं और यह त्रिज्या की ऊंचाई घटा देंगे तो मात्र हमारा यही ऊंचाई बचेगा ना। और कुल ऊंचाई दिया हुआ है, लिखेंगे कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुल ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई में से, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुल ऊंचाई में से हाई 7, ठीक है, और हाई 7 घटा देते हैं। ये का सही है, ऊपर आके हाई 7, नीचे का हाई 7 घटा देंगे, मात्र हमारा बेलन की ऊंचाई बचेगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 14, 30 माइनस 14 यानी कि बेलन की ऊंचाई 16 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसी में, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या कीजिए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, यानी कि गोले का भी, ठीक है, अर्धगोला नीचे है अर्धगोला ऊपर है, तो बताओ ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा ना। अर्धगोला नीचे है अर्धगोला ऊपर है, यदि दोनों को सटा देते हैं, ठीक है, तो एक गोला बन जाएगा। तो यदि गोला का क्षेत्रफल रखते हो तभी भी, या अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 बार रखोगे तभी भी आपका काम चला जाएगा। यानी कि हम निकालेंगे क्या हो गया, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ठीक है। तो 2 अर्धगोला लिख दे कि अर्धगोला लिखे, अर्धगोला प्लस अर्धगोला, ठीक है ना। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी कि 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, और दोनों को मिलाकर हमारा एक अर्धगोला का क्षेत्रफल बनेगा। तो देखिए जो दिया उसी में चलते हैं, तो 2 लिख दें, 2 लिख देते हैं, 2 गोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर एच। यह क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है कि आयतन होता है, बेलन का क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है कि आयतन होता है, क्षेत्रफल 2 पाई r एच, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r एच माइनस प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r क्यूब, तो
2 पाई आर एच प्लस 2 दूना 4 3 पाई आर क्यूब। यह किसका क्षेत्रफल है? यह किसका क्षेत्रफल है? अर्धगोले का। गोले का। गोला है, अब गोला बन गया गोला है, बन गया। इसी ने पूछे यार किसका क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल। देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और पाई कॉमन कर लेते हैं, आर सबके लिए बराबर है, आर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा एच प्लस 1 बट्टे में 3 बचा, सॉरी 2 बाई में 3 बचा, 2 कॉमन किया है ना, और पाई कॉमन कर लिए है आर, आर स्क्वायर 2 पाई का मान 22 बट्टे 7, ठीक है, 22 बट्टे 7 गुणे आर का मान 7। एच का मान कितना निकाले हैं? एच का मान यानी कि बेलन के लिए 16 प्लस 2 बट्टे 3 आर का मान 7 गुणते 7, 7 से 7 फिर दिया है। यह समरूप वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम कल बताते हैं, चित्र क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। दिया है 2 अंकों की एक संख्या, निखिल ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल न है, ठीक है, अंकों का योगफल न है, संख्या के अंक को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना क्वेश्चन को जब तक 2 बार नहीं पढ़ोगे तब तक दिक्कत होगा, ठीक है। छोड़ दो, नहीं हो पा रहा था इसको देखो, छोड़ दो। दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, तो माना इकाई का अंक यक्स, दहाई का अंक वाई, ठीक है, इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक वाई है, तो 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, उनके योगफल कितना दिया है, न दिया है, तो 2 अंकों की एक संख्या, तो यह मान लेते हैं, माना इकाई का अंक यक्स, दहाई के अंक वाई, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। संख्या कितना हो जाएगा 10 यक्स नहीं होगा, देखो इका माने हैं, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक यक्स है, तो यक्स आपका इकाई की जगह पे आएगा 10y प्लस यक्स, संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ मतलब इसके आगे क्या दिया है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर दी गई संख्या 27 अधिक है, ठीक है, प्रश्नानुसार यक्स, जो पहला इक्वेशन बनता है, अंकों का योगफल कितना होता है, 9 होता है, तो यक्स प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा हमारा 9। समीकरण 1 पुनः प्रश्नानुसार क्या है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो संख्या के अंकों का परस्पर बदलने पर तो संख्या कितना हो जाएगा, अंकों को बदलने पर संख्या, तो 10 अंकों को बदलने पर संख्या कितना हो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई, संख्या इतना हो गया। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो, प्रश्नानुसार हो गया है। अब यह लिख दिया ना, इसको रख करते हैं 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि 10y प्लस यक्स इक्वल में 10 प्लस वाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिया क्या है, परस्पर बदलने पर संख्या के अंकों को संख्या के अंकों को परस्पर, अंकों कहाँ बदले हैं, यह बदले है ना, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, ठीक है, बदलने पर प्राप्त संख्या
जब अंक बदलना है तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यह जब बदल रहे हैं तो ऑलरेडी 27 अधिक है। जब अंकों को बदल रहे हैं तो दी गई संख्या से 27 मतलब अधिक है। ऑलरेडी यह 27 अधिक है तो हम क्या करते हैं, प्लस 27 इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ेंगे किसमें, संख्या में क्यों जोड़े हैं, जब अंकों को बदल रहे हैं तो वह जो संख्या प्राप्त होती है वह 27 अधिक है। तो वह ऑलरेडी पहले से ही अधिक है 27। तो दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए इधर 27 जोड़ेंगे। अधिक किधर है, अधिक यह है। क्वेश्चन बोल रहा है 10x + y आपका 27 अधिक है तो प्लस इसमें करना चाहिए, लेकिन इक्वेशन दोनों बराबर करने के लिए 27 इधर जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 27 को इधर ही डाल देते हैं, बाकी सबको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 27 को इधर डाल देते हैं, 10x + y - 10y - x। तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल में 9x और -9y। ठीक है, या 9 कॉमन ले जाएगी, या नहीं रहने दो, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x - 9y इक्वल में 27। ठीक है, अब 9 कॉमन करके काट देते हैं, यानी कि 9 से भाग लगाने पे तो x - y इक्वल में 9 3 के 27। समीकरण 2 जब समीकरण बन जाएगा तो लगा सकते हो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से तो x + y इक्वल में 3 और x - y, सॉरी यह 9 है और यह 3 है, तो 2x इक्वल में कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर में 6, x बराबर में 6 हो गया। और तो y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 6 है तो समीकरण 1 में। ठीक है, y बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 9। तो 6 + y इक्वल में 9, तो y बराबर में 3। x और y का मान हमें पता हो गया, लेकिन कहा क्या है, क्वेश्चन में बोला है संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना हो जाएगा आपका, संख्या माने हुए हैं तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या 10y + x। 10y के जगह पर कितना, 3 + x के जगह पर कितना 6। तो कितना हो जाएगा 30 + 6 यानी कि 36। आंसर कितना दिया है, संख्या कितना दिया है, 36 दिया होगा, 36 दिया है। ठीक है ना, संख्या 36 है। समझ में आया है। एक बार और देखो, समझा दे रहे हैं। माना इकाई के अंक x है, निखिल ध्यान से इधर देखो जहां समझा रहे हैं। माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है आपका y है। संख्या मान लिए हैं 10y + x। यह किससे मान है, क्योंकि इकाई का अंक पहले x मान लिए, तो इकाई और दहाई। ठीक है, तो इकाई x हो गया और दहाई 10y हो गया। प्रश्नांक दोनों संख्याएं की दहाई और इकाई के अंक, क्वेश्चन बोल दिया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो दोनों संख्या के योगफल बराबर में 9। समीकरण 1 अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो 10x + y। पुनः प्रश्नानुसार हम लोग रखते हैं, तो दिया है संख्या जो दिया है वह उसको जब बदल रहे हैं, जब संख्या को परिवर्तित कर रहे हैं तो वह 27 अधिक है। तो ऑलरेडी यह 27 अधिक है, तो इधर 27 जोड़ेंगे तभी दोनों समीकरण इक्वेशन हमारा बराबर होगा। तो इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ तक आया है। समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका x का मान निकलेगा, x मान समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y और x का मान हम लोग संख्या में रख देंगे तो 36 मिल जाएगा। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंची पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया है, मान लेते हैं यह क्या है हमारा पेड़ है। दिवाकर छोड़ दो, इधर देखो
यह क्या है हमारा? पेड़ है। यह क्या है? पेड़ है, ठीक है ना। इस पेड़ पर क्या बैठी है? चिड़िया बैठी है 80 मीटर, यानी कि यह दूरी का कितना है आपका? 80 मीटर, ठीक है। यहाँ क्या बैठी है? चिड़िया बैठी है। चिड़िया मान लेते हैं यहाँ पर चिड़िया बैठी है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पृथ्वी के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है? 45 दिया है, ठीक है। 45 दिया है, 45 है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिया है चिड़िया क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज माने समांतर, ठीक है, समांतर, पृथ्वी के समांतर। किसके? क्षैतिज। यह पृथ्वी इधर भी होगा आपका, ठीक है, पृथ्वी इधर भी होगा। तो पृथ्वी के समांतर क्या करती है? चिड़िया उड़ने का काम करती है। तो चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। देखिएगा एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसी, ठीक है, उसकी जो दिया है पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? हमारा समान है। यानी कि क्वेश्चन यह बोल रहा है यह चिड़िया है और चिड़िया क्षैतिज में उड़ रही है। पृथ्वी का जो ऊंचाई है, और ठीक है ना, यहाँ से जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक है चिड़िया के बीच में 80 है। तो यह भी आपका 80 रहेगा। ऊंचाई आपका समान है, बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल दिया ऊंचाई आपका बदल नहीं रहा है, एक समान ऊंचाई से चिड़िया उड़ रही है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से, ठीक है, 2 सेकंड बाद, तो मान लेते हैं चिड़िया है, चिड़िया उड़ी है, तो उड़ी है तो 2 सेकंड में कुछ दूरी तय की होगी, ठीक है। तो कुछ दूरी तय की होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से उड़कर यहाँ पर आई है, ठीक है, कितने समय में? t बराबर में 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। यह कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। अब पूरा कोण का कितना है? 45। यह कोण कितना है? 45, ठीक है। यह कोण पूरा के लिए है, यह कोण 30 के लिए है। अब कह रहा है, क्या बोला है? चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चिड़िया के उड़ने की चाल, यानी कि चाल हमें चाहिए। तो चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर में दूरी बटा समय। इसको रख कर देते हैं, ठीक है ना, बस समझाने के लिए इसको रखे थे। मान लेते हैं या A, B, C बिंदु, C, D और E, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, लिखते हैं दिया है BC क्या है? आपका पेड़ है, सॉरी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यच, मान ले क्या? यच मान लेते हैं। यच बराबर में 80 कितना दिया? 80 मीटर दिया है। तो पेड़ आपका क्या है? 80 मीटर। BC है 80 मीटर। और ED क्या होगा? ED कितना होगा? 80 मीटर। 80 मीटर। कैसे? क्योंकि समान दूरी पर, यानी कि जो यहाँ बीच की दूरी है, यानी कि जो ऊंचाई यहाँ पर है वही ऊंचाई समान ऊंचाई पर है। तो हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज ABC में यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में 10, 45,
इक्वल में पूरे के लिए 10/45 10/45 यानी कि लंब बटा आधा। तो लंब कितना है आपका 80 BC बटे में AB। ये भी 10/45 का मान 1 हो जाएगा, BC का मान 80 और AB का मान नहीं पता। AB बराबर में 80 मीटर। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना हो गया 80 मीटर हो गया। पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में 30 अंश इक्वल में लंब बट्टा आधार। तो DE बाई में कितना हो जाएगा AE, सही है। 30 अंश का मान 1 घंटा कर लीजिए, याद कर लो। AD का मान कितना है 80 है। AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB प्लस के BE लिख सकते हैं। त्रिज्या पूरा करा दें। AB प्लस BE इक्वल में कितना हो जाएगा 80 रूट में 3। 80 रूट में 3। AB का मान 80 प्लस B इक्वल में 80 रूट में 3। तो BC बराबर में कितना हो जाएगा 80 रूट में 3 माइनस में 80। तो BC बराबर में कितना हो जाएगा 80 कॉमन कर लेते हैं, रूट में 3 माइनस 1 इतना हो गया। रूट में यानी कि रूट का मान भी रखने के लिए बोला है, तो रूट का मान रख देते हैं। BC इक्वल में 80 रूट में 3 का मान 1.732 माइनस 1। 80 गुणते जब घटाएंगे तो 0.732 गुणा करा देते हैं। गुणा कराते हैं 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 2 और 8 7 56, 2 कितना हो जाएगा 58। 0.3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद लगाते हैं, तो ये भी 0 लगा लेंगे। लास्ट में 80 है यानी कि 0 है तो 0 लगा लिए। 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी कि 58.56 BC बराबर मीटर में। यानी कि यह दूरी पता हो गया, यह दूरी पता हो गया, T पता हो गया, तो चाल नहीं ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात हो जाएगा ना। चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय। तो दूरी किसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हुई क्या, समय पता ही हो गया, तो चाल नहीं ज्ञात हो गया किस चाल से चल रही है। तो लिखेंगे चिड़िया द्वारा चली गई चाल, ठीक है, चाल यानी कि चिड़िया द्वारा चली गई दूरी इतना हो गया। तो लिखेंगे चाल बराबर में दूरी वहाँ पर पूरा बी रहेगा, बी से कहाँ पे वो बी रहेगा यहाँ पे BC लिखेंगे कहाँ BC BE सॉरी BE बता दिया था BE। BC कहाँ से लिखा गया है जी, उधर का लिखा गया है क्या, अब सही है ना। हाँ, तो चाल बराबर में दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना BE और समय कितना 2, ठीक है। तो BE का मान कितना 58.56 बटे 2। तो भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ठीक है, पॉइंट 2 दूना 4 और दूना 16 और चाल है तो मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया है 29.28। 2 कहाँ पर है, कितने नंबर पर, 6वां का घ नंबर 6 का घ नहीं दिया क्या, नहीं दिया है, उत्तर वाला में नहीं दिया है, ठीक है, मिला लेंगे बाद में।
मिला लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर इतना दिया है कि नहीं दिया है। जहां तक उम्मीद है लगाने का तरीका सही है तो आंसर सही आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। एक चिड़िया है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है, इस पेड़ पर बैठी एक चिड़िया है, किसी भी घूम से यानी कि घूम के किसी भी बिंदु से देख रही है तो 45 अंश का कोण बन रहा है। पहला कंडीशन खत्म हुआ। दूसरा कंडीशन यह है कि वह पृथ्वी के समांतर यानी कि क्षैतिज दिशा में उड़ रही है, तो उड़ रही है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है, सॉरी चाल से नहीं, 2 मीटर सॉरी क्या है आपका समय दिया है, क्या दिया है? 2 सेकंड 2 सेकंड से, 2 सेकंड की चाल से, चाल दिया है क्या दिया? 2 सेकंड तक सॉरी 2 सेकंड बाद उसकी, ठीक है ना, 2 सेकंड बाद वह कहां तक उड़ेगी, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद यहां तक उड़ती है, यानी कि दूरी हमको पता हो गया, तो हमें दूरी नहीं चाहिए, चाल चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी इसका लेंगे और चाल हमें ज्ञात करना है और समय आपका दिया है, ज्ञात हो जाएगा। 2 त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज को लेकर सॉल्व किए हैं। यदि डायग्राम बना लेते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो बस रहने देते हैं आज के लिए, आज के लिए रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके बाय, जय हिंद साथियों।